नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अगस्त में रिटायर होने वाले थे, लेकिन कहा है कि 5 मार्च को वे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज देंगे। मीडिया रिपोर्ट में उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर इस वक्त तक जस्टिस गांगुली ने खुद से किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। दैनिक जागरण ने उनके इस्तीफे को पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि भाजपा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में है कि सीपीएम से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस्तीफे के ऐलान से पहले बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 7 मार्च को एक बड़ी हस्ती पार्टी में शामिल होगी। जस्टिस अभिजीत गांगुली 5 मार्च को इस्तीफा देंगे, तो क्या वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अब अगर जस्टिस गांगुली इन तीनों दलों में से किसी भी एक से चुनाव लड़ते हैं, तब फिर उनके उन फैसलों की क्या विश्वसनीयता रह जाएगी? क्या उन्हें राजनीतिक नजर से नहीं देखा जाएगा? जस्टिस अभिजीत गांगुली के आदेशों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधे हैं। उनके कई फैसलों से बंगाल में राजनीतिक मुद्दा गरमाया है। ममता बनर्जी की सरकार को घेरा गया है। जज की कुर्सी पर रहते हुए कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाएं जिनसे क्रूसेडर यानी योद्धा, लड़ाके की छवि बन जाए और फिर उसे चुनावी राजनीति में भुनाया जाए। यह फॉर्मूला पहले भी आजमाया गया है, लेकिन क्या इससे न्यायपालिका की छवि खराब नहीं होती है? जस्टिस गांगुली 5 मार्च को इस्तीफा देंगे। उस दिन या उसके बाद ही पता चलेगा किस दल का दामन थाम रहे हैं, किस दल के हैं या किस दल के थे। राजनीति से अलग अदालत में रहते हुए उनके तमाम फैसलों को देखेंगे, बर्तावों को देखेंगे, तब भी आपको काफी कुछ दिख जाएगा। हम आज के वीडियो में जस्टिस अभिजीत गांगुली के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2022 में जस्टिस अभिजीत गांगुली ने एबीपी आनंदा को इंटरव्यू दिया और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को लेकर टिप्पणी कर दी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अप्रैल 2023 में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि इसकी पुष्टि कीजिए कि जस्टिस गांगुली ने शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कोई इंटरव्यू दिया था या नहीं। अगर दिया है तो इस मामले की अब सुनवाई नहीं कर सकते। लंबित मामले को लेकर इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं। किसी राजनीतिक हस्ती के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वाले जज को उस मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब एक जज टीवी पर अपनी राय देता है तो वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में नई बेंच का गठन करना होगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बदलने के आदेश दिए, उसी दिन जस्टिस गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके इंटरव्यू की जो प्रतिलिपि दाखिल हुई है, वो आधी रात से पहले उनके सामने पेश की जाए। वे देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका केस ठीक तरीके से रखा गया या नहीं। यह अपने आप में अप्रत्याशित था, कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को उस दिन रात 8 बजे स्पेशल सुनवाई करनी पड़ गई और उनके आदेश पर रोक लगाई गई। ऐसे रहे हैं जस्टिस अभिजीत गांगुली के फैसले। जवाब में जस्टिस गांगुली ने तब कहा था, सुप्रीम कोर्ट जुग जुग जियो। इस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखकर आपको क्या लगता है, अब जब वे चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं तो क्या यह नहीं देखा जाएगा कि वे पद पर रहते हुए क्या कर रहे थे? शिक्षक नियुक्ति के मामले में स्कैम के कथित आरोपों के चलते जस्टिस गांगुली ने 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति खारिज कर दी। बाद में एक डिवीजन बेंच ने उस आदेश पर रोक लगाई। इंडियन एक्सप्रेस में कोलकाता हाई कोर्ट के वकील जयंत मित्रा का बयान छपा है कि 1 हफ्ते पहले तक सरकार के पक्ष या विरोध में फैसले सुनाकर चुनाव की घोषणा के समय इस्तीफा देना न्यायपालिका की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसे जज को उम्मीदवार बनाएगी जिसने न्यायपालिका की मर्यादाएं तोड़ी हों? क्या सीपीएम उम्मीदवार बनाएगी? जस्टिस गांगुली ने 3 दलों के नाम लिए हैं, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के। यह सवाल तीनों दलों से है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने वाले, अपने सहयोगी पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाने वाले, खुद राजनीतिक इंटरव्यू देने वाले जज को
वे उम्मीदवार बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी यह जोखिम उठाना चाहेंगे? पहले से ही उनके कार्यकाल में न्यायपालिका को लेकर 100 तरह की बातें हो रही हैं। अब अगर जस्टिस गांगुली बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो उन बातों को मजबूती ही मिलेगी। जस्टिस गांगुली ने पद पर रहते हुए 14 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये सारे मामले ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हैं। उनके फैसले के कारण 4 विधायक इस वक्त जेल में हैं। अब वही जज किसी और पार्टी का दामन थामकर उस सरकार पर उन्हीं मामलों को लेकर राजनीतिक आरोप लगाएंगे तो क्या बच जाएगा? क्या इस तरह न्यायपालिका की छवि को दांव पर लगने दिया जा सकता है? हमने इसी 29 फरवरी को एक वीडियो बनाया था। हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर आप यह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जस्टिस AM खानविलकर के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद लोकपाल बनाए जाने के संदर्भ में सरकारी पोस्ट वितरण की राजनीति का उल्लेख किया गया है। मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जस्टिस खानविलकर के फैसलों की समीक्षा हो रही थी, जिससे सरकार के हाथ में विरोधी दलों को कुचलने का हथियार मिल गया। यही नहीं, राम मंदिर के फैसले से जुड़े 3 जजों को रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ मिल गया। चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए। पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि वे सरकार द्वारा नियुक्ति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन खुद राज्यसभा सदस्य या राज्य का राज्यपाल नहीं बनना चाहेंगे। चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने वाले व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना, बनना और राज्यपाल बन जाना उचित नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बात सुन लेनी चाहिए कि न्यायपालिका में आम लोगों का भरोसा बना रहना कितना जरूरी होता है। एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है। हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। विश्वास बहुत जरूरी होता है। क्या जस्टिस गांगुली इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो न्यायपालिका के प्रति विश्वास मजबूत होगा या संदेह गहराएगा? हर गलत का यही जवाब नहीं हो सकता कि पहले भी ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पुराने फैसलों को पलटता है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि रिश्वत लेकर अगर सांसद या विधायक वोट देते हैं तो गलत है, भ्रष्टाचार है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। पुराने फैसले पलटे जाते हैं, पुरानी गलतियों को सही किया जाता है। जस्टिस अभिजीत गांगुली को टिकट देकर कोई भी राजनीतिक दल पुरानी गलतियों को बड़ा ही करेगा। यह उदाहरण काफी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कोका सुब्बा राव ने 1967 में अपने रिटायरमेंट से 3 महीना पहले इस्तीफा देकर कांग्रेस के प्रत्याशी जाकिर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अपूर्व विश्वनाथ ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बहरुल इस्लाम ने अपने रिटायरमेंट से 6 हफ्ते पहले इस्तीफा देकर असम से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अपूर्व विश्वनाथ ने भी यही कहा है कि इन उदाहरणों का हवाला देकर जस्टिस गांगुली का इस्तीफा और सक्रिय राजनीति में शामिल होने का फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता। दोनों जजों के समय को देखा जाना चाहिए। क्या वो समय भी आज के जैसा था? इसी जनवरी की खबर है। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने ही हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को अवैध बता दिया, बल्कि सहयोगी जस्टिस पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगा दिए। जनवरी 2024 में जस्टिस गांगुली ने कथित मेडिकल भर्ती स्कैम के मामले को राज्य की पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। इस आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी, जिसके बाद जस्टिस गांगुली ने फिर से मामले की सुनवाई की और राज्य के महाधिवक्ता को आदेश दिया कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें डिवीजन बेंच के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है
और सीबीआई जांच की मांग न किए जाने के बावजूद उन्होंने मामले को सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया। उन्होंने यह भी कह दिया कि जस्टिस सोमेन सेन ने जस्टिस अमृता सिन्हा पर दबाव बनाया कि अभिषेक बनर्जी को परेशान ना किया जाए। जस्टिस गांगुली ने अपने आदेशों में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगे तो सरकार के मामलों में जस्टिस सेन द्वारा दिए गए आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अपनी 5 जजों की बेंच को सौंप दिया, ये कहते हुए कि हम किसी बेंच पर आरोप नहीं लगा सकते, पर हम किसी तरह इस मामले को संभालेंगे। इसी मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता से जस्टिस गांगुली की बहस हो गई और उन्होंने महाधिवक्ता पर निजी टिप्पणी कर दी। 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जस्टिस गांगुली मीडिया में अपने बयानों को लेकर संयम बरतें, ऐसे बयान न दें जिनसे ईडी या सीबीआई की जांच प्रभावित हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अभिजीत गांगुली को एक मामले की सुनवाई से हटा दिया तो जस्टिस गांगुली ने भी एक मामले में सहयोगी जस्टिस पर संगीन आरोप लगा दिए। अब यही व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, देखना आप सभी को है। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने पश्चिम बंगाल के टीवी चैनल एबीपी आनंदा से कहा है कि टीएमसी के नेताओं ने कई बार मुझे चुनौती दी है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। उन्होंने अभी तय तो नहीं किया है, लेकिन वे भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम में जा सकते हैं। साफ साफ उन्होंने नहीं कहा कि वे भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने एबीपी आनंदा से कहा कि तृणमूल के तानों और अपमानजनक टिप्पणियों के कारण ही आज वे यहां पर हैं। यह कुछ ज्यादा नहीं है, बहाना नहीं है। अपमान से आहत होने के नाम पर राजनीति में आए दिन कितने मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। अब जज साहब अपने अपमान को लेकर चुनाव में आने की बात कर रहे हैं। एक जज का कोई अपमान करेगा तो क्या कोर्ट के पास उसका हिसाब करने का कोई अधिकार नहीं होता? अवमानना का कानून किस लिए है? तब तो फिर अवमानना की जगह यह कर देना चाहिए कि जज साहब अवमानना होने की स्थिति पर इस्तीफा देंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये हो क्या रहा है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट के कितने ही रिटायर्ड जजों ने मौजूदा जजों के फैसलों की कड़ी समीक्षा की है, आलोचना की है। वे सुप्रीम कोर्ट पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इसके जवाब में सारे जज इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने आ जाएं? 2018 की वो जनवरी थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस बाहर आ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। तो क्या तब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए था कि मेरा घोर अपमान हुआ है, अब मैं चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी में जाऊंगा, कांग्रेस या सीपीएम में जाऊंगा? यही नहीं, जस्टिस गांगुली मंगलवार को मास्टर सूर्यसेन की प्रतिमा के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या यह सब उनके राजनीतिक होने और राजनीतिक कदम उठाने की तरफ इशारा नहीं करता है? क्या वे खुद को क्रांतिकारी बताना चाहते हैं? जिस केस की सुनवाई कर रहे थे उसी को लेकर मीडिया में बयान देने लग गए। क्या यह न्यायिक प्रक्रिया का अपमान नहीं था? क्या इससे न्यायपालिका की मर्यादा नहीं टूटी? न्यायपालिका का अपमान नहीं हुआ? वे क्रांति कर रहे थे या न्यायपालिका की छवि दांव पर लगाकर अपनी छवि गढ़ रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गांगुली को सुनवाई से हटाया है। ऐसा हर दिन नहीं होता। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा है कि अगर किसी जज की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो तो उन्हें राजनीतिक मामलों में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में लोगों को इस्तीफे के उनके फैसले से हैरानी नहीं हुई है। अदालत में भी वकीलों ने जस्टिस गांगुली की शुचिता पर सवाल उठाए हैं। क्या भारत में अदालतों का राजनीतिकरण अपने चरम पर पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए कई जज सुप्रीम कोर्ट को लेकर इशारों में ऐसा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज भी निचली अदालत को लेकर इशारों में यही सब कह रहे हैं कि भय के कारण जमानत नहीं दी जा रही। अगर न्यायपालिका एक राजनीतिक दल की तरफ झुकने लगे या झुकती हुई दिखने लगे और यह बात हमारे जज ही कहने लग जाएं बिना नाम लिए, तो फिर आम आदमी किधर जाएगा? क्या कोर्ट के जरिए राजनीति साधी जा रही है? जिस तरह से राज्यपालों के जरिए विरोधी दलों की सरकारों को लगातार तंग किया जा रहा है। राज्यपालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ही कई गंभीर टिप्पणियां हैं। विधानसभा के पास किए हुए विधेयकों को मंजूरी देने में कई महीने लगा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल ने स्पीकर के विधानसभा बुलाने के अधिकार को चुनौती दे दी।
उस दौरान पारित विधेयक को मंजूरी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकार को सर्वोच्च माना। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने अभिभाषण बीच में ही बंद कर दिया और कहा कि सरकार ने जो तथ्य पेश किए हैं उनसे वे सहज नहीं हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री P विजयन को बुली कह दिया, हत्या में शामिल होने के आरोप लगा दिए। अगर राज्यपालों के साथ साथ अगर न्यायपालिका से भी यही सब होने की खबरें आने लग जाएं, तब तो भाजपा विरोधी विपक्ष की सरकार एक दिन नहीं चल पाएगी और उसके बाद आने वाली पार्टी की सरकार यही करती रहेगी, कहती रहेगी कि बीजेपी ने ऐसा किया था तो हम भी कर रहे हैं। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, राज्यसभा चले जा रहे हैं, राज्यपाल बन जा रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ने लग जाएं तो यह ठीक नहीं लगता है। जज किसी भी दल के करीबी बताए जाएं, बीजेपी के या CPM के या कांग्रेस के, अगर जस्टिस गांगुली किसी दल में जाते हैं तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने खुद जस्टिस अमृता सिन्हा के फैसलों की समीक्षा की बात सुप्रीम कोर्ट से कही थी, तो जस्टिस गांगुली के इन फैसलों की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए जिनसे राजनीति प्रभावित होती है? उनके फैसलों ने उन तमाम दलों को किस तरह के राजनीतिक हथियार और मुद्दे दिए हैं, इसकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? खासकर जांच के आदेश, गिरफ्तारी और जमानत को लेकर जो बयान आ रहे हैं उससे आम जन को चिंता होनी चाहिए। 2 मार्च को कच्छ में ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला कोर्ट यानी निचली अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में हिचकती हुई दिखाई देती हैं। इससे ये आशंका प्रबल होने लगी है कि जिले की अदालतें वैयक्तिक स्वतंत्रता के मामले से बच रही हैं। बेल नियम और जेल अपवाद का सिद्धांत कमजोर पड़ता दिख रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज बेल याचिकाएं इस बात का सबूत हैं। इस प्रवृत्ति का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। मैं जिला जजों से जानना चाहता हूं कि देश में यह रुझान क्यों देखा जा रहा है। देखना तो चाहिए कि बेल न देने का यह रुझान किन मामलों में है, क्यों है? क्या उन मामलों में ज्यादा है जिनका संबंध राजनीति से है, जिनमें याचिका दायर करने वाला व्यक्ति बीजेपी का विरोधी है या बीजेपी की सरकार ने उसे निशाना बनाया है? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पहली बार यह बात नहीं कही है। इसके पहले फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश के न्यायालय नाम की किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी जिला न्यायपालिका में भय का माहौल है। जज और बार के सदस्य दोनों मुझसे सहमत होंगे। मैं आलोचनात्मक नहीं हो रहा हूं, लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। जिला न्यायपालिका जमानत देने से डरती है क्योंकि समय के साथ हमारे पास हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच अधीनता की संस्कृति पनपी है। हमने जिला जजों और हाई कोर्ट के बीच समानता का आधार नहीं बनाया है। नवंबर 2022 में पद संभालने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जिला जज बेल देने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट किए जाने का डर है। उच्च न्यायालयों में बेल याचिकाएं भरी पड़ी हैं क्योंकि निचली अदालतों में भय है कि हमने बेल दे दी तो कल को हमें टारगेट किया जाएगा या कब बदलेगा। उमर खालिद के संदर्भ में यह बात बार बार उठी है। केवल उमर खालिद ही नहीं, कई और मामले हैं जिनमें बेल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन मई 2022 से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं। संजय सिंह के भी कई महीने हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रहे। हेमंत सोरेन को कब जमानत मिलेगी पता नहीं। ईडी के केस में जमानत असंभव होती जा रही है। यही नहीं, UAPA के केस में भी जमानत आसानी से नहीं मिलती। सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकार को 22 महीने जेल में बिताने पड़े। भीमा कोरेगांव केस में भी कई लोगों के 3 से 5 साल बाद जमानत मिली है। शोमा सेन आज तक जमानत का इंतजार कर रही हैं। गौतम नवलखा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका के बाद मार्च तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, फिर से निचली अदालत में गए हैं। शर्जील इमाम 4 साल से जेल में हैं। बतौर अंडर ट्रायल अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की आधी सजा काट चुके हैं, लेकिन फिर भी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। दिल्ली दंगों के मामले में गुलफिशा, फातिमा,
करीब 4 साल से जेल में हैं। उनकी बेल याचिका बार बार रिजेक्ट हुई है और जेल में रहते हुए उन पर नए नए आरोप लगाए गए ताकि बाहर ना आ सकें। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके संदर्भ में बेल मिलने और नहीं मिलने की चर्चा होती रहती है। भारत की जेलों में बंद 75% अंडर ट्रायल हैं। ट्रायल शुरू होने के इंतजार में कई सालों से जेल में बंद हैं। जमानत का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि विरोधियों को, सरकार से सवाल करने वाले लोगों को तरह तरह के आरोपों में जेल भेजने का चलन बढ़ा है। उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है, जमानत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस को यह भी देखना चाहिए कि जमानत किसे नहीं मिल रही है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सभी को जमानत नहीं मिल रही है, या उनमें से ज्यादातर वो हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, या बीजेपी को उनसे परेशानी है, उन्हें नहीं मिल रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आखिर किस भय की बात कर रहे हैं, यह भी साफ होना चाहिए। जज को क्या भय हो सकता है? क्या वह भय केवल निचली अदालतों के जजों को है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बेहतर मिसाल पेश की है? सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में नेतृत्व करना चाहिए ताकि उसके साहस से निचली अदालतें भी खुद को सामाजिक और कथित राजनीतिक भय से मुक्त करने लग जाएं। इसकी शुरुआत अगर होनी है तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के ही एक और जस्टिस एएस ओका ने हाल ही में कहा है कि ट्रायल कोर्ट सामाजिक दबाव में जमानत नहीं दे रहे। जस्टिस ओका ने महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामलों का उदाहरण देकर कहा, मीडिया ट्रायल से लेकर सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दी जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि जो नए कानून बने हैं उनमें जमानत को और भी मुश्किल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने लंबित 30% मामले ऐसे हैं जिनमें बेल खारिज कर दी गई। सामाजिक दबाव में अगर जज जमानत नहीं दे रहे हैं तो क्या राजनीतिक दबाव नहीं होता होगा? जो जज सामाजिक दबाव में फैसला नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी कि राजनीतिक दबाव में वह काम नहीं करेगा? कुल मिलाकर मौजूदा जजों, रिटायर्ड जजों की इन बातों से एक बात साफ है, सभी अपनी अपनी तरफ से आप जनता को बता दे रहे हैं कि न्यायपालिका के भीतर क्या चल रहा है। यह आप पर निर्भर है कि उनकी कही बातों से आप न्यायपालिका के कितना भीतर जाकर देख पाते हैं। नहीं देखकर आप अपने लिए गहरा कुआं ही खोद रहे हैं। इन प्रश्नों के जवाब ही आपको जस्टिस अभिजीत गांगुली की महत्वाकांक्षा के दरवाजे तक ले जाएंगे। आखिर एक जज जो अपने फैसलों से भ्रष्टाचार से लड़ सकता है, वह राजनीतिक दल का दामन क्यों थामेगा? क्या वहां जाकर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ अभियान चलाने वाले हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है? जस्टिस अभिजीत गांगुली का इस्तीफा देना या उसका ऐलान करना सभी के लिए एक ऐसा मौका है कि जाग जाइए, कोर्ट के भीतर से आ रही इन आवाजों को ठीक से सुन लीजिए, समझ लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।